हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट कन्वेंशंस। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हमें कंप्लीट करनी है, बट उसमें फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। वो जैसे नेशनल पार्क हो गया, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, तो न्यूज़पेपर में जो भी आती है उनको आपने ध्यान में रखना है। बाद में उसको भी हम कवर अप कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो आज के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज़ द एनवायरनमेंट कन्वेंशन। तो बहुत सारे कन्वेंशंस बनते हैं रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, पर कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम करेंगे आज, लाइक योर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फिर UNCCD, UNCBD, ये सारे आप पढ़ते रहते हो, तो उन्हीं के बारे में आज हम पूरा फैक्चुअल डाटा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्चुअल वीडियो, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है ये कन्वेंशंस न्यूज़ में चले ही रहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बॉडी के साथ, दैट इज़ द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए एक चीज़, दैट इज़ द डेवलपमेंट। तो ऐसा प्रोग्राम जो किसके ऊपर फोकस रखेगा, डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये 1965 में बन जाती है बॉडी, और इसका जो मेन एम था वो था कि ग्लोबली सारे डेवलपमेंट नेटवर्क हमें इंक्रीज़ करने हैं। तो 170 कंट्रीज़ के साथ UNDP हेल्प करता है। और हेल्प किस चीज़ में करता है, दो मेन पर्पज़ पे। एक अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, और दूसरा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के अपने 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बचे उनको ये हेल्प नहीं करता, उनमें भी ये हेल्प करता है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ टू हेल्प इन द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। आपको पता है गरीबी जो है ये इशू सिर्फ इंडिया में नहीं है, पर थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो दैट इज़ इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1। दूसरा आ जाता है कर्टेल इनइक्वालिटीज़, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 है आपका, दैट टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस। तो ये दो तो हैं ही, इसके अलावा टोटल आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। सभी को किस तरह से जल्दी अचीव किया जाए, तो उस पर भी फोकस करता है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ होती हैं वो मोस्ट ऑफ द केस डेवलपिंग होती हैं या फिर पुअर होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो अभी डेवलप हो रही हैं, जिनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिनकी जो गरीबी है वो रिड्यूस हुई है, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ अभी रिड्यूस हो रही हैं, मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली कंट्रीज़ हैं ये। और डेवलप्ड नेशन जो होते हैं उनका ये जो भी गोल्स होते हैं उन्होंने अचीव कर लिए होते हैं, पर कहीं जगह डिस्टर्बेंस भी होती है, बट ह्यूमन लेवल पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली होती हैं। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको भी असिस्ट करता है कि जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। चलिए, तो मेन फंक्शन और क्या आ जाते हैं। अब देखो हेल्प कैसे करेगा, तो कोई ना कोई टीम बनेगी ना, तो एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाती है। फिर वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग नेशंस को, उनको फर्दर फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है। या फिर कोई ऐसा चैलेंज स्टक हो गया उनको जिनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या करते हैं, ये उस चैलेंज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं UNDP वाले। ठीक है, और जो UNDP है ना, ये इंटरनेशनली वर्क करता है। तो इंडीड 170 कंट्रीज़ के साथ काम कर रहा है, तो वो तो इंटरनेशनली हुआ ना, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं टोटल 17, और ये बोला गया है कि बाय द एंड ऑफ 2030 हम इनको अचीव कर लेंगे। तो ये आ जाते हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सबसे फोरमोस्ट जिनको प्रायोरिटी दी है, दैट इज़ द गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, और गोल नंबर 10, दैट इज़ द रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। तो दीज आर द मेन। पर इसके अलावा ये जो बाकी बचते हैं, सेकंड दैट इज़ नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, innovation and infrastructure, sustainable cities and communities, responsible consumption, climate action like below water, life on land, peace and justice, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये सारे ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, UNDP जो है वो डेवलपिंग नेशंस को इन सभी गोल्स में हेल्प करता है। चलिए, अब UNDP जो एक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, एक ऑफिस है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस। 1990 से वो एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये जो UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, जो कि 1990 से हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR भी कहते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू मेजर एंड एनालाइज डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, कि जो UNDP ने अपने एम सेट करे हैं, क्या वो ये अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो कौन चेक रखता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी
अलाइन किया है यूएनडीपी के साथ, और जो मेन फोकस है इनका दैट इज़ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो जो भी नेशनल डेवलपमेंट मिशन है उसमें, और फॉर दो एसडीजीज इनको अचीव करना, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यूएनडीपी के साथ अलाइन करके रखा है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड बॉडी दैट इज़ यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब देखो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ये, मतलब सारा का सारा फोकस आपने कहाँ पे स्विच कर देना है, टुवर्ड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे, आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर। इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड एनकरेज पार्टनरशिप इन एनवायरमेंटल केयर। क्योंकि देखो एनवायरनमेंट एक तो नहीं है ना, एक जगह का एनवायरनमेंट अगर इम्पैक्ट हुआ तो वो फर्दर जो भी नेबरिंग एरियाज़ होंगे उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंस्पायर, इन्फॉर्म और बाकी नेशंस को एनेबल करना कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन को बिना अफेक्ट करे। अगेन वही शब्द आएगा यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आज इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना, प्रेजेंट टाइम में इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना कि जो फ्यूचर जनरेशन हो वो भी उनको यूज़ कर सके, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और भी इसके सारे बहुत सारे पर्पजेज आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे जितने भी एनवायरमेंटल टारगेट्स हैं, बहुत सारे टारगेट्स आते हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस आते हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको जल्दी से अचीव किया जाए, एनवायरमेंटल साइंस को पब्लिश किया जाए, प्रमोट किया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सके। अब जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ना, इन्होंने बहुत सारे सेक्रेटरीट जो हैं वो होस्ट करे हैं ऑफ सेवरल मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड रिसर्च बॉडीज़। जैसे कि आप कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में सुनते रहते हो, मिनमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, मिनमाता डिजीज़ आपने पढ़ी होगी ना, मर्क्यूरी की वजह से स्टार्ट हुई थी। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ माइग्रेट करती हैं, उनका जो पाथवे है वो इंटरप्ट ना हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। हम क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो उस चीज़ के ऊपर भी एक कन्वेंशन बनाया हुआ है ताकि सेफली हो ट्रेड, ठीक है। और कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है वो चीज़ भी इसमें चेक कर रखी जाती है। यहाँ पे जस्ट नाउ आपको बस याद रखनी है कि सारी बॉडीज़ किसके अंडर आती हैं, यूएनईपी। यूएनईपी ने ही इन सभी को होस्ट करा है। अब मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो जो आईपीसीसी है जो कि एस्टेब्लिश होता है 1988 में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूएनईपी। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की क्रिएशन करी जाती है ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इन 1987, ये भी किसने किया था, यूएनईपी। इसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये स्टार्ट होती है, ये एस्टेब्लिश होती है 1991 में, तो ये भी किसने किया, यूएनईपी। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव ये भी एस्टेब्लिश होता है इन 2008, इसको भी किसने एस्टेब्लिश किया, तो यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 2012 में एस्टेब्लिश होती है, ये भी किसने एस्टेब्लिश किया, तो यूएनईपी। तो ये भी आपको जस्ट ध्यान में रखने हैं, याद रहें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यस, अगर मेंस के एग्जाम में आपको आंसर लिखना पड़ा तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको एक दो बॉडीज़ तो यहाँ पे मेंशन करनी ही पड़ेंगी कि मेजर अचीवमेंट्स क्या रही हैं अभी तक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो वहाँ पे आपको एक दो बॉडीज़ याद रखनी पड़ेंगी, जो भी आपको ईजी लगे उसको आप ध्यान में रख लेना। नाउ मेजर प्रोग्राम्स ऑफ यूएनईपी, मेजर प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने स्टार्ट करके रखे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, अर्थार आ गया, क्लीन अप द वर्ल्ड, बिलियन ट्री कैंपेन, फेथ फॉर अर्थ, पेन फॉर द प्लानट, सील द डील, अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस फॉर एमरजेंसीज एट लोकल लेवल। तो आप देख सकते हो कि सारा का सारा किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कहीं पे आपको अर्थ दिख रही है, कहीं पे आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है, कहीं पे आपको प्लैनेट दिख रहा है, तो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो कि किस चीज़ से रिलेटेड होगा। नाउ नेक्स्ट बॉडी आती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये भी हमने देखा कि कहाँ से निकला है, यूएनईपी से ही। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, पहले आता है यूएनईपी, फिर यूएनईपी के अंडर ही आता है सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से भी फर्दर बहुत सारी बॉडीज़ निकल के आएंगी, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएन
CBD भी जिसको कहते हैं, या इसका एक और नाम है दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। तो इसके जो सेक्रेटरीट हैं दे आर एट मॉन्ट्रियल, और ये UNEP का ही एक पार्ट है। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कि जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको साइन करने ही पड़ेंगे। आउटकम ऑफ अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो ऑन जून 5 1992। तो जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में इन जून 5 1992 में, तो उसी का एक आउटकम है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पर ये फोर्स में कब आया, कब से ये लागू हुआ, तो इन 1993। इसका जो मेन एम है, तो इसके भी नाम से पता लग रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन है। तो कंजर्वेशन करेंगे किसकी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उन सभी की यहाँ पे क्या की जाएगी, कंजर्वेशन। देन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको बिना किसी अफेक्ट के यूज़ कर सके। फेयर एंड इक्विटेबल शेयर बेनिफिट, जो भी रिसोर्सेज आते हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली उसके बेनिफिट शेयर होने चाहिए। और इसके मेंबर्स अगर देखें तो 196 पार्टीज़ हैं और 168 अभी सिग्नेटरीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। US ने अभी तक इसको सिर्फ साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, डबल साइन से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। डबल साइन का मतलब है एक बार साइन किया फिर एक बार फिर से साइन करना पड़ेगा, तब जाके वो रेटिफाइड होता है। एक बार किया तो सिर्फ साइन, और दूसरी बार फिर से साइन कर दिया तो उसको बोल देंगे रेटिफिकेशन। नाउ कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ CBD। तो अभी हमने क्या देखा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसी के अंडर आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है। अब CBD के अंडर आता है आपका कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है। कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। अब यहाँ पे DNA दिख चुका है, तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए इससे, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो DNA होता है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया होता है। चलो देख लेते हैं कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी के बारे में। तो 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ये भी लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर रिलेटेड टू द बायोसेफ्टी मेजर्स। बायोसेफ्टी कंसर्न जो होता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड कमोडिटीज़ मेड आउट ऑफ देम। अब देखो क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, इवन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि उनका और अच्छे से यूज़ किया जा सके। तो कई बार इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया जाता है। तो कई बार इंपोर्ट करते हैं, कई बार एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपको पता है ना वाटर हाइसिंथ जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। इसको ना क्यों लाया गया इंडिया में, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल था देखने में। पर जब इंडिया में लाए ना तो इसने क्या किया, सारी जितनी भी रिवर्स थी नियर बाय उनका जो वाटर था उसको सोक कर लिया। सोक मतलब सुखा दिया, उस रिवर को ही सुखा दिया। तो सुंदर तो लग ही रहा था पर पानी तो ख़त्म हो गया ना, तो दिक्कत होगी। उसी तरह से लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, जिनको बनाया जाता है फॉर द बेनिफिट, पर जब इनका इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना होता है ना, तब बहुत ध्यान देने की बात होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको इंपोर्ट तो करवा लिया अपनी कंट्री में और पता लगा बाद में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट की कंडीशन वेरी कर जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कार्टेगेना प्रोटोकॉल ही चेक करता है। दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं कार्टेगेना प्रोटोकॉल के। नंबर 1 इज़ AIA, दैट इज़ एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर, और दूसरा आता है बायोसेफ्टी एंड क्लियरिंग हाउस। दोनों का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ डिफरेंट, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है आपका एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, यानी कि AIA। ये कार्टेगेना प्रोटोकॉल के अंडर आता है। तो एक चेन बन गई यहाँ पे देखो, UNEP आया पहले, उसके बाद आया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके बाद आ गया कार्टेगेना प्रोटोकॉल, और कार्टेगेना प्रोटोकॉल के बाद आ जाता है एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, और साथ में एक और आया दैट इज़ द बायोसेफ्टी, शॉर्टकट में क्या लिखूँ इसको, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस BCH, ठीक है। तो ये दोनों आ जाते हैं। तो अभी बात करेंगे एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और एडवांस में ही होगी, पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दे, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कार्टेगेना प्रोटोकॉल। अब ये इसका जो मेन फंक्शन है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो क्या है, ये कंट्रीज़ को इंश्योर करता है किस चीज़ के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ,
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अगर आपको कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या तो इंपोर्ट करवाना है या फिर एक्सपोर्ट करवाना है। बेसिकली इंपोर्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, कि अगर आप कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा रहे हो तो आपको ये चीज़ें इस मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप इसको इंपोर्ट करवा सकते हो। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं? एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट के अंडर। ठीक है, पहले ही बता दिया जाता है कंट्री को, आप ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंपोर्ट तो करवा रहे हो अपनी कंट्री में, पर आपको ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। वो बड़ा एक पर्चा होता है, उसमें लिखा होता है सब कुछ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वो सारा उसमें मेंशन होता है। बट व्हाट यू शुड नो कि येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्टागेना प्रोटोकॉल, और ये बाकी कंट्रीज़ को इंश्योर करता है कि अगर आप कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। देन आता है बायोसेफ्टी एंड क्लियरिंग हाउस। नाउ बायोसेफ्टी एंड क्लियरिंग हाउस का जो मेन पर्पस है, मेन एम है, वो क्या है? टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन LMOs एंड टू असिस्ट द कंट्री इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल। मतलब एक्सचेंज ही करना है अगेन इन्फॉर्मेशन का, जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। मान लो एक कंट्री है ए, ये इंपोर्ट करवाएंगे, कोई ना कोई कंट्री बी है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए कंट्री को पूरी डिटेल दें अबाउट दिस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं और हमारे एनवायरनमेंट जो है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो दैट इज़ बेसिकली एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, दैट इज़ अंडर द BCH यानी कि बायोसेफ्टी एंड क्लियरिंग हाउस। नाउ नेक्स्ट आता है आपका नगोया प्रोटोकॉल। तो बड़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, एलिफेंट यहाँ पे दिखेगा, बर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, कैंगरू भी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, टॉर्टोइज यहाँ पे दिख रहा है। नाउ नगोया प्रोटोकॉल, या इसको बायोडाइवर्सिटी अकॉर्ड भी कहते हैं, इसको 2010 में अडॉप्ट किया जाता है। ये भी लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट। अब देखो इसमें एक टर्म आएगी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन। पहले इसके ऑब्जेक्टिव देखो, नगोया प्रोटोकॉल या जिसको बायोलॉजिकल अकॉर्ड भी कहते हैं। कई बार पता है क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बड़े तेज़, ठीक है। अच्छा, पहले बायो प्रोस्पेक्टिंग समझ लो। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या किया जाता है, कोई भी प्लांट होता है या फिर कोई भी एनिमल होता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है ना, कुछ जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं, वो ना रिसर्च कर रहे होते हैं ऑलरेडी प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ से निकल जाए, कोई ऐसा नेचुरल सब्सटेंस ऐसा निकल जाए जिससे हम कोई ड्रग बना सकें या फिर कोई सी भी कमोडिटी बना सकें और फिर बाद में उसको कमर्शियलाइज कर सकें, यानी कि मार्केट में बेच सकें। पर सेल से पहले क्या होगा, इनको क्या मिलेगा? पेटेंट, कि इनको ये हक होगा ये चीज़ बनाने का। तो दैट इज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। सेल करी जाएगी ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, ठीक है। ये तो फंक्शन आ गया बायो प्रोस्पेक्टिंग का। पर यहाँ पे क्या होता है, कई बार फॉरेन इलेजिटिमेट बायो प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है। फॉरेन इलेजिटिमेट प्रोस्पेक्टिंग का क्या होगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होगा कि ये रिसर्च करी जाएगी पर बिना उन लोगों को बताए जहाँ पे ये रिसर्च हुई, ठीक है। जिस एरिया में ये रिसर्च हुई उनको बताया नहीं जाएगा कि हम आपके एरिया में ऐसे प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे, पेटेंट भी ले लेंगे उसका। और जब पेटेंट ले लेंगे तो जिनको ये एक्चुअल में फ़ायदा होना चाहिए था, बेनिफिट होना चाहिए था, उनको ना मिल के सारा का सारा किसको मिल गया? बायो प्रोस्पेक्टर को। तो दैट इज़ इलीगल बायो प्रोस्पेक्टिंग। पर जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है दैट इज़ अ वेरी गुड यूसेज एक्चुअली। पर इलीगली भी ये चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था नगोया प्रोटोकॉल। तो बायो प्रोस्पेक्टर क्या करेंगे, सर्च करेंगे नेचुरल सब्सटेंस को और उसका ड्रग बना लेंगे और अपने आप को पेटेंट करवा लेंगे उस चीज़ से, और फिर बाद में मार्केट में बेचेंगे बहुत हाई प्राइसेस पे। और बाद में जो बेनिफिट, जिस कंट्री से ये बनाया नेचुरल सब्सटेंस, उनको कोई बेनिफिट भी नहीं देंगे और जहाँ से ये चीज़ ली थी। तो दीज आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि जो लोग हैं वहाँ के, उनको अवेयर करवाया जाए कि इस तरह से ये टीम आई हुई है आपके एरिया में, ये बायो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, यानी कि जो भी आपके एरिया में चीज़ें उगी हुई हैं या फिर कोई भी एनिमल एग्जिस्ट करता है, उनके नेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर ये रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च से जो भी आउटकम आएगा उसका आधा शेयर कैश वगैरह जो होगा वो आपको भी मिलेगा,
तो अवेयरनेस करवाई जाती है अंडर द नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वो बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताते हैं उनको कि किस तरह से शेयरिंग होती है उस बायो पेटेंट की। बाद में जो वो टीम आई होती है ना, वो दूसरों को बताती है कि कैसे उन्होंने वो बायो प्रोस्पेक्टिंग करी। पर लालच इतनी बुरी बला है ना कि वो लालच के चक्कर में ट्राई करते हैं कि हमें सारा पेटेंट मिल जाए। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, पर जब इलीगल टर्म लग जाती है इसके साथ दैट्स अ वेरी बैड थिंग एक्चुअली। अब आते हैं आईची टारगेट्स। आईची टारगेट जो थे ये टोटल थे 20, ठीक है। आईची टारगेट्स, जो आईची टारगेट्स हैं ये निकल के आते हैं नगोया प्रोटोकॉल से ही। तो जो मतलब नगोया प्रोटोकॉल है ना, उसका जो एंड होता है वो होता है विद 20 टारगेट्स, ठीक है। 20 टारगेट के साथ इसका एंड होता है और क्या निकल के आता है, आईची टारगेट्स, ठीक है। आईची टारगेट्स जो हैं वो कहाँ से निकल के आए, नगोया प्रोटोकॉल से ही, और ये 20 हैं टोटल। इसका जो मेन एम है वो भी किसके ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। देखो ये पिक्चर अगर ध्यान से देखोगे ना आप, ह्यूमन बीइंग्स हैं यहाँ पे, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डीएनए भी दिख रहा है, फिशेस दिख रही हैं, रीयूज रिसाइकल वगैरह दिख रहा है, फिर साइंस दिख रही है, फिर लीफ दिख रही है, हॉर्सेस दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे फाइनेंस भी दिख रहा है लास्ट वाले पे। फंडिंग तो चाहिए होगी ना किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो जो आपके आईची टारगेट्स हैं वो निकल के आए नगोया प्रोटोकॉल से। टोटल 20 टारगेट्स हैं, और जो मेन एम है वो किस चीज़ पे है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसका मेन कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, उसको रिड्यूस करना। बायोडाइवर्सिटी को हर लेवल के ऊपर सेफ गार्ड करना, और किस तरह से जो बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा इन्हांस करा जाए, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना। दीज ऑल आर द टारगेट्स ऑफ आईची। अब कुछ इंपॉर्टेंट आईची टारगेट्स भी हैं कि एक तो क्या होता है ना, जब हम किसी भी फ्लोरा मतलब प्लांट्स, और फौना यानी कि एनिमल्स, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं ना, तो उनका हैबिटेट चेंज हो जाता है। उनका जो प्लेस था जहाँ पे वो रह रहे थे वो चेंज हो जाता है। हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, हैबिटेट, निशे, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो उस चीज़ को कंट्रोल में लेके आना। ऊपर से क्या चाहिए होते हैं, फाइनेंसिस। फाइनेंसिस क्यों चाहिए, अब देखो कुछ डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो बोलते हैं कि हम नहीं ऐसे टारगेट्स अचीव कर सकते। क्यों नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है किस चीज़ का, फाइनेंसिस का, कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है। तो ये सारे जो रीजंस आते हैं बीच में, उस वजह से क्या होता है, आईची टारगेट बोलते हैं ठीक है हम आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। देन रिस्टोर एटलीस्ट 15% डिग्रेडेड एरिया। आपको पता है इंडिया का इसरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो इंडिया का 21% एरिया है वो डिग्रेड कर चुका है। तो आईची टारगेट एस्टेब्लिश करता है कि हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे 15% डिग्रेडेड एरिया। पर यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। रिड्यूस प्रेशर फेस्ड बाय द कोरल रीफ्स। अब ओशन के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमने देखा था किस तरह से कोरल बनते हैं, यहाँ पे पॉलिप्स देखे थे वो, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे इनके एंसेस्टर हैं वो वाइट टर्न हो जाते हैं, उसके ऊपर फर्दर न्यू पॉलिप्स ग्रो करते हैं। तो इन कोरल रीफ्स के ऊपर भी आज बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। तो इनको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकें उस प्रेशर को, तो वो चीज़ भी कहाँ पे आती है, आईची टारगेट्स के अंडर। 4 गोल जो कि अचीव करने हैं बाय 2050। एक, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ बिल्कुल एक्सटिंक्शन पे है, और कुछ अभी डिक्लाइन ही कर रही है, तो उनको रोकना। तो दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आईची टारगेट। देन एनहांसिंग एंड रिटेनिंग नेचर सर्विस। अब देखो नेचर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज कहीं भी कुछ भी हो सकता है, टिम्बर हो सकता है, कोल हो सकता है, ठीक है। फिर एनर्जीज हो सकती हैं फ्रॉम वाटर, सन, विंड, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड करता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ को कंजर्व भी करें। दैट इज़ द सेकेंड टारगेट। देन एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी होगी आपकी, बायो प्रोस्पेक्टिंग होगी, जो भी बेनिफिट उससे मिल रहा है उसकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की जाए ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। दैट इज़ अगेन अ थर्ड टारगेट। फोर्थ टारगेट बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में, उनको थोड़ा ओवरकम किया जाए, ठीक है, ताकि हम 2050 तक इन 4 के 4 गोल्स को अचीव कर सकें। ऑल्दो देयर आर 20, पर ये 4 जो हैं वो मेन फोकस में रखे गए हैं। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देनी है, ठीक है, इनिशिएटिव लेना चाहिए, पर अभी के लिए 4 गोल्स ही रखे गए हैं कि 2050 तक हम इनको अचीव करने की ट्राई करेंगे।
नाउ नेक्स्ट बॉडी आती है आपकी UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिज़र्टिफिकेशन। आपको पता है डिज़र्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि डेजर्ट बन चुके हैं, रेगिस्तान बन चुके हैं। तो उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, किस तरह से कॉम्बैट किया जाए, दैट इज़ द मेन एम या पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिज़र्टिफिकेशन। ये फॉर्म होता है आपका 1994 में, बट फोर्स में कब आता है, कब ये बिल्कुल फंक्शनल होता है, तो इन 1996 आफ्टर रिसीविंग 50 रेटिफिकेशन, 50 रेटिफिकेशन के बाद ये फोर्स में आया था। रेटिफिकेशन का अगेन सेम मीनिंग रहेगा, डबल साइन। सिंपल शब्दों में बोलें तो डबल साइन, एक बार साइन किया तो उसको सिग्नेटरी बोलते हैं, फिर से साइन कर दिया तो उसको बोल देंगे रेटिफिकेशन। तो ये भी लीगली बाइंडिंग एनवायरनमेंट का एक प्रोटोकॉल है, एनवायरनमेंट का एक कन्वेंशन है, एक्चुअली कन्वेंशन है ये, ठीक है। ये क्या करता है, डेवलपमेंट को और एनवायरनमेंट को लिंक करके चलता है ताकि सस्टेनेबली हम उसको यूज़ कर सकें, हमारी डेवलपमेंट भी ना रुके, डेवलपमेंट भी चलती रहनी चाहिए और एनवायरनमेंट जो है वो भी प्रोटेक्ट होता जाना चाहिए, ठीक है। एक भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ UNCCD। तो ये मेन जो इनका पर्पज़ रहता है टू रिड्यूस द डिज़र्टिफिकेशन, और जो भी ड्रॉट के या सूखा पड़ने के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारा कॉम्बैट करा जाए। एरिड हो गया, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड एरिड एरियाज़, इन सभी को प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं और जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत वल्नरेबल होता है। UNCCD और इंडिया का क्या कोलैबोरेशन है UNCCD का इसके साथ, तो इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था 1996 में ही, यानी कि 50 रेटिफिकेशन के ऊपर आपका UNCCD बना था, तो उसमें से एक इंडिया भी था जिसने रेटिफाई करा हुआ था। इंडिया की जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है डिज़र्टिफिकेशन से रिलेटेड, आप सभी को पता है। इसरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला कि 29% जो लैंड है इंडिया की दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड। मैंने 21% बोल दिया आई थिंक पीछे, जैसे वो 29% था, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना कि जो 29% लैंड है इंडिया की दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड ऑलरेडी। अब जो 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो जो 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है UNCCD की, वो इंडिया में ही हुई थी 2019 से लेके 2021, 2 साल की जो प्रेसिडेंटशिप थी वो इंडिया को मिली हुई थी, और 2019 में ये हुई, और कहाँ पे हुई, ग्रेटर नोएडा में हुई, और जो थीम था वो था टू रिस्टोर लैंड और सस्टेन फ्यूचर, रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो UNCCD COP से इमर्ज होके आए, तो वो है दिल्ली डिक्लेरेशन एट COP 14, फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो भी कहाँ से आया था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक UNCCD से ही। अंकारा इनिशिएटिव ये टर्की का है, शांगवाओ इनिशिएटिव ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव कहाँ से इमर्ज होके आते हैं, फ्रॉम UNCCD। तो ये थे आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी की हमने। तो फर्स्ट की हमने UNDP यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो जितनी भी डेवलपमेंट चल रही है थ्रू आउट द नेशंस उसको कैसे एनहांस किया जाए तो उस पर फोकस रखा जाएगा। मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 एंड 10 पे है, दैट इज़ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड कर्टेल इनइक्वालिटीज़ रिस्पेक्टिवली। फिर इसके बाद हमने इसके फंक्शन देखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है, ये आपको याद होने चाहिए साथ में, ठीक है। तो इन सभी गोल्स के ऊपर फोकस करता है UNDP। फिर एक रिपोर्ट आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो चेक रखता है क्या UNDP अपने टारगेट्स अचीव कर पाया कि या अचीव नहीं कर पाया, तो प्रोग्रेस कितनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोलैबोरेशन करा हुआ है UNDP के साथ अपने 2 टारगेट्स को अचीव करना, वन इज़ द नेशनल डेवलपमेंट मिशन और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर आता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके एम हमने यहाँ पे देखे, फंक्शंस इसके हमने देख लिए, और क्या क्या बॉडीज़ इससे निकल के आती हैं, जैसे कि आपकी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मिनमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, पर वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। मेजर अचीवमेंट्स हमने देखी UNEP की, IPCC इससे आता है। फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट्स डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये भी इसी से इमर्ज होता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यहाँ से निकलती है।
फिर मेजर प्रोग्राम्स क्या क्या हैं यूएनईपी के अंडर, तो वो सारे हमने देखे। फिर हमने सीबीडी के बारे में देखा, दैट इज़ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और फिर एम देखे, मेंबर्स कौन कौन हैं, और कार्टेगेना प्रोटोकॉल जो कि सीबीडी से निकल के आता है, 2000 में अडॉप्ट किया, लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेन फोकस इनका रहता है, कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। फिर उसके बाद हमने नगोया प्रोटोकॉल देखा, जिसको बायोडाइवर्सिटी अकॉर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि लोगों के साथ कोई चीटिंग ना हो जाए बायो प्रोस्पेक्टिंग से। बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या किया जाता है, प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिसर्च करी जाएगी, उनमें चेक करा जाएगा कि कोई ऐसा नेचुरल सब्सटेंस मिल जाए जिससे कोई ड्रग बना दी जाए या फिर कोई भी यूज़फुल कमोडिटी बना दी जाए, फिर बाद में उसकी सेल करी जाए। पर बायो प्रोस्पेक्टिंग कहता है कि जो भी फ़ायदा होगा रिसर्च से, उसका आधा शेयर उनको भी दिया जाए जिनके एरिया में आपने काम किया, जिस कंट्री में आपने काम किया, तो आधा शेयर उनको भी जाना चाहिए। और साथ में कैसे आपने वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करी, तो उसकी जो टेक्निक है वो भी उन लोगों को बताई जाए। तो दैट इज़ द बायो प्रोस्पेक्टिंग। पर कई बार इलीगली ये चीज़ हो जाती है, तो उससे प्रोटेक्ट किया जाता है लोगों को अंडर द नगोया प्रोटोकॉल। जो नगोया प्रोटोकॉल है, ये लोगों की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ द आईची टारगेट्स। आईची टारगेट जो हैं, दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। तो इसके भी काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, टोटल हैं 20। ठीक है, तो ये कुछ 4 टारगेट्स हैं जो कि 2050 तक हमें अचीव करके देने हैं। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये जो सूखा होता जा रहा है एरिया, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो दैट इज़ अंडर द यूएनसीसीडी। और इसरो की रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 2016, 29% जो लैंड एरिया है इंडिया का, वो डिग्रेड हो चुका है। देन 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी यूएनसीसीडी की, वो इंडिया में हुई थी, ग्रेटर नोएडा में हुई थी। 2 साल के लिए इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली थी, और जो मेन थीम था दैट वाज टू रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। और कुछ इनिशिएटिव जो कि यूएनसीसीडी की वजह से आए, वो थे दिल्ली डिक्लेरेशन एट COP14, जब इंडिया में यूएनसीसीडी की मीटिंग हुई। देन अंकारा इनिशिएटिव जो कि टर्की ने स्टार्ट किया, और शांगवाओ इनिशिएटिव जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने इनिशिएट किया। सो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ एनवायरमेंट, आपका GS पेपर नंबर 3। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।